प्रतीकों के माध्यम से विमर्श, सटायर भी एक खास विधा है। सटायर के माध्यम से आप बहुत कुछ समझते हैं, हम भी समझते हैं। राकेश मनचंदा साहब हैं, लगातार अम्बेडकरनामा पर देख रहे हैं, कुछ स्केच बनाते हैं, कुछ इनके कमेंट्स होते हैं और उसके थ्रू हम चर्चा करते हैं। तो आज ज़्यादातर पॉलिटिकल सटायर पे चर्चा होगी कि भाजपा में पहला स्लाइड दिखा रहा हूँ। भाजपा में सबका इलाज होगा बारी-बारी और डॉक्टर हैं, 2 स्पेशलिस्ट हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी और लेटेस्ट जो इलाज हुआ है वो धनखड़ साहब का हुआ है। तो धनखड़ साहब का जो योगदान है आपने देखा ही होगा कि विपक्ष का माइक काटना, विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करना, असल मुद्दों से ध्यान भटकाना, किसान कार्ड खेलकर राजनीतिक ब्लैकमेल करना, मोदी को खुलकर भक्ति करना और फाइनली इस्तीफा देकर लोकतंत्र बचाने के लिए धन्यवाद। मनचंदा साहब हैं, चलते हैं और इनसे समझते हैं कि बहुत शॉर्ट में आपने बहुत कुछ कह दिया, ज़रा इसको विस्तार से समझाएँ। जी। जी देखिए अमूमन होता ये है कि लोग जो है पूरी दुनिया में अपने रोजगार को लेकर अपने अपने पीछे जो एक ताकतवर आदमी है, चाहे वो सरकार है, चाहे वो कंपनी है, और जो तनख्वाह देती है उसके प्रति वो हमेशा वफादार रहे हैं। चाहे वो अंग्रेजों के ज़माने में आरएसएस को देखा गया हो या सेना को देखा गया हो। और एक जो ताकत होती है वो मेल-जोल की कभी-कभी वो लोग जो है जैसे आपने पिछली 2 भागों में ये भी क डिस्कस करने की कोशिश की थी कि जो जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग से आते हैं आपके केवड़ के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो केवड़ के लिए मीलों चलते हैं, वो कैसे चार्ज अप होते हैं? वो तो उनके उनकी बैकग्राउंड में ये है कि वो जब केवड़ नहीं कर रहे होते हैं, तो 12 महीने में 11 महीने वो अलग-अलग जगहों पे कहीं प्लम्बरिंग कर रहे हैं, कहीं इलेक्ट्रीशियन हैं, कहीं कारपेंटर हैं। तो वो वो एकजुट नहीं है, उनके पास ताकत नहीं है, उनके पास 15,000 20,000 25,000 से ज़्यादा जो है वो कमाने की क्षमता नहीं है और एकजुटता नहीं है, और वो सरकार पे कभी दबाव नहीं बना पाते। लेकिन जब वो एकजुट होकर के केवड़ की एक भीड़ के समूह में आते हैं, तो अपने आप को एकदम से ताकतवर पाते हैं। तो जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब का जो एक दरबारी टेस्ट है, वो भी एक बड़ा मज़ेदार टेस्ट रहा है, क्योंकि जो असल नज़र थी सत्ता के लिए, जो जब वो खतरा बन गए, तो जो हमारे देश के शासन प्रशासन है, उन्हें लगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको विपक्ष से नहीं मिलना चाहिए, जबकि वो संविधानिक एक रोल है। वो पक्ष से भी मिल सकते हैं, विपक्ष से भी मिल सकते हैं, उनको भी डिनर पे इनवाइट कर सकते हैं और पक्ष के साथ लंच भी कर सकते हैं। वो वो फर्स्ट और सेकंड सिटीजन्स के रोल में आते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। तो जैसे ही जो पानी है वो ऊपर निकलता है, और धनखड़ जी के बारे में ये कहा गया है कि वो हमेशा ही लॉयल रहे हैं, जिनके साथ भी उन्होंने काम किया है। और काफी 16-17 उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बदली होंगी, लेकिन उपराप्त उनका गुनाह क्या है, उनका क्राइम क्या है? तो उन्होंने अपनी आँखों से देखने की जब जैसे ही कोशिश करी, और सरकारी आँखों से ना देखने का उनको जो है पनिशमेंट मिली, और उनको कहते हैं कि उनको फोर्सफुली रिज़ाइन करना पड़ा। और अ, इन सब के पीछे जो है सिर्फ सरकार ही नहीं, सरकार के पीछे बैठे-बैठे शक्तिशाली कॉर्पोरेट्स भी हैं, जिसमें अडानी जी भी हैं, अंबानी जी भी हैं, और काफ़ी लोग हैं। इसी तरीके से अब जो है अमेरिका की नज़र भी इंडिया के बाज़ार में है, तो उनके जो कॉर्पोरेट्स हैं, एलन मस्क हैं, वो तो हमारे अडानी अंबानी से 25 से 50 गुना शक्तिशाली हैं। तो अब कहा ये जा रहा है कि जो
जो नज़र और नज़रिया बदला है, क्योंकि आप और हम इस सीरीज़ में नज़र पे और नज़रिया पे और आँखों की दृष्टि पे बात कर रहे हैं कि जो हमारी आँखें हैं, क्या वो जो आँखें हैं, जो सरकार ने कोशिश कर रही है कि भई वो जो आप हमारी आपकी जो आँखें हैं, आपका जो रेटिना है, वो सरकारी जो है वो उस पे सरकारी हक है, वो सरकारी आँखें हैं, तो उनको सरकार की देख-रेख में सरकार के कहे अनुसार कुछ लोगों की मजबूती के लिए ही होना चाहिए। तो इसके पीछे एक मज़ेदार तरीके से जो है वो बगावत शुरू हुई है, क्योंकि आँखें हर इंसान की अपनी हैं, वो उसमें अपना मालिकाना हक है और वो चाहता है कि अपनी आँखों से अपने अनुभव के हिसाब से वो ये तय करे कि सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। बाकी तो आप लगातार पॉलिटिकल इवेंट्स पे जो अम्बेडकरनामा है कवरेज देता रहा है। ये मेरे एक क्रूड आइडियाज़ है, मेरी एक थॉट है जिसको आपने स्पेस दी है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धनखड़ साहब को विपक्ष देगा फेयरवेल डिनर, निमंत्रण भी गया है। क्या क्या मैसेज है इसका? सत्ता पक्ष को क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, मोदान जो मोदी प्लस अदानी की व्यवस्था है, वो पुराने जी, लॉयल सेवक जो हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं और वैसे ही मेरे ख्याल एक फ़ोटोग्राफ में जो हमारी प्रथम नागरिक हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं, वो भी हाथ जोड़ के खड़ी हैं। तो उनके जो स्वाभाविक दृष्टिकोण है, उनको सहन नहीं कर पा रहा है और जो जो तानाशाह होता है जो शासक तानाशाह बन जाता है तो उसके अंदर बहुत ही एक इनसिक्योरिटी जन्म लेती है। उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई ना कोई उसके खिलाफ में षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं। तो धनखड़ जी की जो निष्ठा थी वो संविधान में तो हमेशा थोड़ी रही, कम रही और मनुस्मृति के हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छी खिदमत करी, काफ़ी अच्छी उन्होंने हमेशा जो है मोदी जी की सरकार की हमेशा समर्थन किया है और विपक्ष को हमेशा उनको नकेल डाल के काबू किया है। तो सरकार चाहती क्या है? मुझे तो लगता है कि सरकार चाहती है कि जो सारे 140 करोड़ भारतीय हैं, वो मनुवादी आँखों से ही इतिहास को देखें, इतिहास के अलावा अपनी जीवन शैली को उसी हिसाब से देखें, या तो वो अपनी आँखों को फोड़ लें और स्वाभाविक नज़रिया बदल लें, उनके शीशे में ढल जाएँ, तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जो मैसेज है वो ये है कि जैसे जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, जिन्होंने मरते-मरते भी ये कहा था कि उनकी जेड सिक्योरिटी हटा ली गई है। उस जैसा व्यवहार उनके साथ होगा या वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी की तरह उनके साथ में ये व्यवहार हो सकता है। तो सिचुएशन इतनी गलत है और जो अटैक है वो आपके बॉडी ऑर्गन्स पे भी आ रहा है, जो जो इंसान का अपना अपनी मालिकाना हक, अपनी नज़रिया है, उसको भी बदलने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जी, चलिए अभी तो काँवड़ का महीना है और राम मंदिर, मस्जिद, भारत-पाकिस्तान, पाकिस्तान-चीन तमाम उलझने हैं, लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने बायोनिक आँख बनाई है। बायोनिक आँख क्या होता है ज़रा इसके बारे में मनचंदा साहब से समझेंगे। जी, मनचंदा साहब। जी, देखिए, जो नॉर्मल आँख है वो बहुत बड़ी कलाकारी है नेचर की, वो प्राणियों को भी दी जाती है, चाहे वो एक अभी आपने कहावत सुनी होगी, जो हमारे मोदी जी हैं वो हाथी की आँख या गणपति की आँख को जो है वो कोशिश कर रहे हैं कहने की कि वो छोटी-छोटी आँखें हैं। छोटी-छोटी आँखें तो हमारी 7-7 जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उसमें भी लोगों की छोटी-छोटी आँखें हैं और सीधे-सीधे वो चाइना का नाम इसलिए नहीं ले ले पाने में सक्षम है क्योंकि चाइना हमसे जो है 40 साल पहले हमसे ज़्यादा गरीब था और अब वो 20 गुना ज़्यादा
उसकी जीडीपी भी है और उसका जो व्यापार है वो उसका जो मुनाफा है इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो हमसे कम से कम 100 बिलियन डॉलर जो है वो ज्यादा है। तो जो सिचुएशन है उसमें जो है क्या कहते हैं अलग-अलग नजरिए हैं जो आंखों से दृष्टि से कंट्रोल होते हैं और आप अपने प्रश्न को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप मेरे को फिर से बताएं इसके जी, जी, बारे आप में। बोलिए ना, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए ना, कंटिन्यू कीजिए। तो जो आप जो एक ऑस्ट्रेलिया में इन्वेंशन हुआ है वो है बायोपिक आई का। बायोपिक आई उनके लिए फायदेमंद है जो जिनका जन्म से ही बचपन से ही जन्म से ही उनकी आंखें थी ही नहीं जब वो पैदा हुए थे। तो उनके लिए भी आंख जो है वो देखने का नजरिया है वो बहुत ही अपरेंट है वैज्ञानिक रूप से आ सकता है। हमने बचपन में जब हम मंदिर जाते थे तो ये हमने एक आरती जरूर सुनी थी कि अंधन को आंख दे और कोढ़न को काया। तो वो अब स्वाभाविक रूप से जो जिस जिस देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो कंट्रीज हैं वो पैसा लगा रही हैं वहां पर जो है रिजल्ट्स आते हुए नजर आते हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं मैं आपको देख पा रहा हूँ हमारे व्यूअर्स आपके जो है ये यूट्यूब के चैनल को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे पीछे जो आपका रेटिना होता है वो रेटिना जो है वो जो सिग्नल्स हैं वो लगातार ब्रेन को भेजता है और वो जो सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी हैं और आपके केमिकल सिग्नल्स भी हैं और वो एक सॉफ्ट टिश्यू से उभरी हुई चीज है जिसका आप मैंने अभी आपको शायद एक डायग्राम और भी भेजा है वो जी। उसको उस चित्र को भी आप दिखा सकते हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। रेटिना का जो जो एक तिल्स्मय रहस्य है वो बहुत ही अद्भुत है उसको जानना बहुत जरूरी है और अगर हम इसको जान पाते हैं तो हमारा जो एक कॉन्फिडेंस है वो एक दूसरे से जुड़ करके ज्ञान विज्ञान की तरफ भी डाइवर्ट हो सकता है ना कि तिल्स्म की तरफ। जो ये रामभद्र जी हैं ये मोदी जी के खास जो हैं दरबारी ज्योतिषी हैं या उनके इनके एडवाइजर हैं जैसे चाणक्य होते थे राजाओं के। तो ये कार्टून ये भी सुझाव देता है कि भाई इनको अब ये अपनी आंखें लगा लेनी चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया से मंगाई जा सकती है। हुँ, हुँ, मंत्र से नहीं मिलेगी आँखें। नहीं मंत्र से नहीं मिलेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लेबोरेटरी से मिलेगी। इस दुनिया में कई देश हैं जिसमें साइंटिस्ट हैं जिनके ऊपर पैसा लगाया है सरकारों ने। हमारे खुद के जो साइंटिस्ट हैं वो अंग्रेज के जमाने में उनको नोबेल प्राइज मिला था सिर्फ उसके बाद नहीं मिला। जो इंडिया को छोड़ करके अमेरिका को ज्वाइन किया R&D करी उनको भी नोबेल प्राइज मिलता रहा। लेकिन जब तक आप जो है कावड़ यात्रा में हेलीकॉप्टर्स वगैरह से फूल बरसाने में ही पैसा लगा देंगे R&D नहीं लगाएंगे। आपने 28 हजार के करीबन यूपी में ही स्कूल बंद कर दिए हैं। तो एकलव्य का अंगूठा काटने की तो बात खत्म होगी अब वो जो पढ़ेगा ही नहीं बच्चा तो वो जाएगा कहाँ और अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो ये इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे पूरे दुनिया की सरकारों को मालूम है कि अब रोजगार जो है वो उसका वादा करना बहुत ही रिस्की है क्योंकि रोजगार अब पूरी तरीके से खत्म होने जा रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों ने जो रिप्लेसमेंट करी है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मिलिट्री के जवानों की भी जो है जॉब्स उसको भी वो भी खत्म हो रही हैं अलग अलग दुनिया में क्योंकि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बटन दबा करके बिना बूट दूसरे देश के देश की जमीन पर रखे जो मिलिट्री है वो तो अब
पहले फ्रंट पे जाती थी, उसके बाद वायुसेना उसको कवर करती थी। अब तो वायुसेना जो है वो भी अपने ही देश में रहेगी और वहीं से ही ऊपर से ही आकाश से जो है अपने मिसाइल से वो कंट्रोल कर सकती है। तो ये एक सिचुएशन जो है वो आसान तो हो गई है और जो 10% लोग हैं पूरी दुनिया के वो उस पे काबू तो कर रहे हैं, लेकिन इससे जो बेरोजगारी बढ़ने की जो बाढ़ आएगी वो बहुत कंट्रोल में उसको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा और मैंने इस पे भी काफी कुछ चित्र बनाए हैं, कुछ काम किया हुआ है। अच्छे अच्छे दिन कितना अच्छा है सर। अच्छे दिन तो देखिए जो तानाशाह निर्णायक लोग हैं अलग-अलग देशों के जो देश चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ में जुड़े हुए 8 से 10% लोगों के अच्छे दिन तो बहुत अच्छे ज़बरदस्त आए हैं। अमीर-अमीर होते जा रहे हैं, गरीब-गरीब होते जा रहे हैं और यही अच्छे दिन की एक परिभाषा मैं समझ सकता हूँ और ये एक डेंजरस हुँ, सिचुएशन है। मैं तो ये चाहूँगा कि अगर मुझे कुछ यहाँ पर कुछ फैक्ट्री खोलनी है इंडिया में और ये अगर मेरे पास में एक पेन है, मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो काम करने वाली मेड सर्वेंट है या ड्राइवर्स हैं या प्लम्बर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, वो उनके बच्चे भी इसको खरीद पाएँ। वो तभी पॉसिबल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। अगर ज़्यादा हुँ। से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, तभी वो जो है पेन या पेंसिल या कॉपी खरीद पाएँगे और आगे बढ़ पाएँगे। अब तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा अब नाज़ुक हो चुकी है कि परोपकार शब्द से ही जो है हमारे जो चौकीदार हैं, हम चाहे अमेरिका के चौकीदार हो, चाहे इंडिया का चौकीदार हो, वो परोपकार शब्द ही सुनना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से कोई सब्सिडी दी जाए या कोई रिज़र्वेशन दी जाए। चलिए सर बहुत-बहुत शुक्रिया और जल्दी मिलते हैं कुछ खास और विषय पर मनचंदा साहब से चर्चा जारी रहेगी, तब तक देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी, शुक्रिया जी और मैं समझता हूँ कि ये ज्ञान-विज्ञान के चित्रों के हिसाब से अगर हम पॉलिटिक्स भी समझना चाहें तो वो काफ़ी आसान हो जाएगी और जी, इस जी, पे जी। जो है आपके जो व्यूअर्स हैं इस पे काफ़ी कुछ जुड़ पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।